अप्रत्यास्थ टक्कर के बारे में। क्या डिफर होता है इससे? तो प्रत्यास्थ टक्कर में हमने कहा था कि कणों का संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों का संरक्षण होता है, लेकिन अप्रत्यास्थ टक्कर जो रहती है उसमें केवल संवेग का संरक्षण होता है। किसका संवेग संरक्षण होता है? केवल संवेग का संरक्षण होता है। ऊर्जा का संरक्षण या गतिज ऊर्जा का संरक्षण वो इसमें नहीं होता है। संवेग संरक्षण और गतिज ऊर्जा है उसका संरक्षण नहीं होगा। ये हम किसके लिए कहते हैं? अप्रत्यास्थ टक्कर के बारे में कहते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से रहता है। तो टक्कर और टक्कर के बाद में कणों की स्थिति, तो अप्रत्यास्थ टक्कर में मानता हूं एक कण है M1 M2, टक्कर के पश्चात v वेग से। यहां पर आप देख रहे हैं कि दो कण है हमारे पास में M1 और M2 द्रव्यमान के, दोनों टक्कर से पूर्व अलग अलग वेग रखते हैं, तो हम इनको U1 U2 भी कह सकते हैं ना। टक्कर से पूर्व U1 U2, U1 और U2 वेग से करते हैं, टक्कर से पूर्व U1 और U2 वेग से गति करते हैं और टक्कर के पश्चात दोनों संयुक्त रूप से गति करते हैं, ऐसा हम मानकर चलते हैं। ठीक है ना। दो कण है M1 और M2 द्रव्यमान के, दोनों टक्कर से पूर्व U1 और U2 वेग से गति करते हैं और टक्कर के पश्चात दोनों संयुक्त रूप से v वेग से गति है वो करते हैं। क्लियर। तो अब क्या कहा जा रहा है कि अप्रत्यास्थ टक्कर है वो हो रही है, तो हमने कहा कि इसमें किसका संरक्षण होता है और किसका नहीं होता, तो हमने कहा संवेग का संरक्षण होता है। चलो संवेग का संरक्षण होता है तो क्या मान होगा भाई इसमें? संवेग अगर संरक्षित है तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में? M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से V ज्ञात कर सकते हैं क्या आप? V का मान क्या हो जाएगा? M1 U1 प्लस M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। सदिश लगाना चाहो तो लगा सकते हो, दिशा रहेगी साथ में। ठीक है, चाल नहीं है, वेग है, इसलिए सदिश लगाएंगे। M1 U1 प्लस M2 U2 बाई M1 प्लस M2। ये हमारे पास किसका मान आ गया? तो ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो मान है वो आ गया इसके अंदर अप्रत्यास्थ टक्कर में, टक्कर के पश्चात कणों का सामूहिक वेग है वो आ गया। ठीक है। गतिज ऊर्जा का संरक्षण होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा तो इक्वेशन कैसी रहेगी? तो पहले टक्कर, इससे टक्कर से पहले क्या है? M1 U1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 U2 स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर। ये अतिरिक्त ऊर्जा इसमें आ जाएगी, क्यों? इसलिए हम कहेंगे कि गतिज ऊर्जा का संरक्षण है वो नहीं होता है। ठीक है। तो ये सामान्य हमने किसके बारे में पढ़ा? अप्रत्यास्थ टक्कर के बारे में। अच्छा, ये जो पढ़ा हमने ये क्या था? एक विमीय टक्कर के बारे में। ठीक है ना। अगर द्विविमीय टक्कर हो तो क्या स्थिति होती है? पहले एक विमीय के लिए देख लेते हैं अपन। द्विविमीय टक्कर भी इसमें होती है। एक विमीय का विस्तार हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद में द्विविमीय टक्कर पर जाएंगे। तो ये हमने मान है इसका ज्ञात कर लिया। ठीक है। अगर हम द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में इस टक्कर को देखें तो क्या स्थिति होगी? द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र, तो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र की स्थिति क्या है? ध्यान में है क्या अपने को? द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र क्या रहेगा? द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र का मतलब है कि ये M1 है और ये क्या है? M2 है। तो द्रव्यमान केंद्र दोनों का मध्य में होता है। ठीक है। जहाँ पर बल लगाने पर हमेशा लगे कि दोनों कण क्या है? एक ही वस्तु के पार्ट, एक ही वस्तु है टोटल। ठीक है ना। तो द्रव्यमान केंद्र ही अपने को ध्यान में है ही। इसका क्या आता है? VCM के द्वारा इसके वेग को हम व्यक्त करते हैं।
तो द्रव्यमान केंद्र एवं निर्देश तंत्र के लिए टक्कर में हम कह सकते हैं कि दो कण हैं वो प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में स्थित और u1 और u2 वेग से गति करते हैं। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा, vcm, और ये हमने पहले ज्ञात कर रखा है m1u1 प्लस m2u2 बाय m1 प्लस m2। ये किसका वेग रहता है, आपका द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र का वेग है वो रहता है। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 1 नंबर दे दें। अब द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व कणों का वेग, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, u1 डैश। ठीक है ना, वही u1 है वो तो किसका है, आपका u1 है वो तो इसका आपका साधारण निर्देश तंत्र में वेग है, और ये किस में है, u1 डैश है वो किस में है, जो आपका द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र है उसके अंदर वेग है। तो u1 डैश बराबर क्या होता है, u1 माइनस vcm, इस प्रकार से इसका मान है वो होता है। ठीक है, तो u1 माइनस vcm, और इसी प्रकार u2 डैश क्या हो जाएगा, u2 माइनस vcm। तो u1 माइनस vcm, vcm का देखो ये रहा वैल्यू, मान रख दीजिए, u1 माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सॉल्व करेंगे आप, m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m1 u1, तो m1 u1 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो m2 u1 माइनस का m2 u2। ठीक है ना, इसमें भी क्या कॉमन ले सकते हैं आप, m2 है वो कॉमन ले सकते हैं, इसको सॉल्व कर लो। चलो, एक पद तो कैंसिल होगा, सीधा दिख रहा है m1 u1 ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या बचेगा, m2 u1 माइनस का m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास में किसका मेन वेग आ जाएगा, u1 डैश का। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल इसको सॉल्व है वो किया है। और भी क्या कर सकते हैं इसमें, तो m2 कॉमन ले सकते हैं अपन, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो u1 माइनस u2। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा किसका मान आ जाएगा दूसरा मान किसका आ जाएगा, ये u1 डैश का है, दूसरा मान किसका आ जाएगा, u2 डैश का। u2 डैश जब आप याद करेंगे तो किस प्रकार आएगा, u2 डैश क्या आ जाएगा, u2 माइनस vcm, और ये u2 माइनस vcm, तो देखो m2 u2 कैंसिल हो जाएगा इसमें, और कॉमन क्या आ जाएगा, m1 u2, तो क्या आ जाएगा इसका m1 इंटू u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास किसका मान आ जाएगा, u2 डैश का। तो u1 डैश का मान आ गया और u2 डैश का मान है वो आ गया, किसके लिए, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के लिए। चलो ठीक है, ये मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, है ना। अब द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र की एक और विशेषता रहती है, अच्छा संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो हम कहते हैं कि टक्कर से पूर्व जो संवेग है वो टक्कर के पश्चात संवेग के तुल्य होना चाहिए। ठीक है, और द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र की विशेषता रहती है कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र है, मतलब ये भी इधर टक्कर गति करेगा और ये भी किधर, किसकी तरफ, सेंटर ऑफ मास की तरफ गति करते हैं, इसलिए इनका जो ओवरऑल जो संवेग होता है वो क्या होता है, आपका 0 होता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको किस प्रकार से रख सकते हैं ये मान, तो m1, तो क्या कह सकते हैं हम कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व कणों का कुल संवेग क्या होता है, 0 होता है। तो टक्कर से पूर्व कणों का कुल संवेग, तो m1 u1 डैश और m2 u2 डैश बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है ना, टक्कर से पूर्व कणों का कुल संवेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान मिल गया यहाँ से, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, m1 u1 डैश बराबर माइनस का m2 u2 डैश। ठीक है, और यहाँ पर आप मान रख सकते हैं क्या इनके, चलो एक बार इसको एज इट इज रख लेते हैं। दूसरा क्या है, संवेग संरक्षण से हम क्या कह सकते हैं, ये तो इसका मान हो गया। इसी ये तो क्या है, टक्कर से पूर्व संवेग, टक्कर के पश्चात जो संवेग रहेगा वो भी क्या होना चाहिए, संवेग संरक्षण से
वही पहले हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर मतलब किसका संरक्षण होना चाहिए, संवेग का संरक्षण होना चाहिए। और द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में हम मानकर क्या चलते हैं कि इस प्रकार से कणों के गति करने के कारण जो कुल संवेग होता है टक्कर से पूर्व वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये 0 हमने पहले का संवेग कर दिया। इसी प्रकार टक्कर के पश्चात भी संवेग क्या होता है, 0 होता है। तो टक्कर के पश्चात संवेग क्या हो गया, तो हम कह सकते हैं m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, द्रव्यमान इसके अंदर जो अभी केस पढ़ रहे हैं हम द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में प्रत्यास्थ टक्कर, इसके अंदर क्या मानकर चल रहे हैं, पहली बात कि इसमें हम ऐसा मानकर नहीं चल रहे हैं कि वो दोनों कण समान रूप से गति कर रहे हैं। ठीक है ना, दोनों अलग अलग गति है वो मान रहे हैं। तो ये टक्कर के पश्चात संवेग है वो क्या हो गया, इसका हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या किसका रहेगा, तो ये तो हमने कह दिया कि इसके संरक्षण का हो गया। और फिर किसका संरक्षण मान सकते हैं अपन, तो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में टक्कर हम पढ़ रहे हैं। और कौन सी टक्कर पढ़ रहे हैं भाई इसमें, चलो ये तो अप्रत्यास्थ टक्कर थी पहले, अभी जो हम पढ़ रहे हैं हेडिंग लगा देता हूँ, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में दो कणों की प्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है जी, इनको भी हटा देते हैं। क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ रहे हैं हम, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में दो कणों की प्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, इस चैप्टर की शुरुआत में हमने पढ़ा था कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र यानी द्रव्यमान केंद्र है उसको हम क्या मानते हैं, जो मूल बिंदु है वो मानते हैं। ठीक है ना, और इसके सापेक्ष कणों की स्थिति है या वेग है उनकी बातचीत हम करते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि इसके सापेक्ष बातचीत करते हैं, तो चलो हमने यहाँ पर बातचीत की सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष, और जब सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष बात की है तो यहाँ पर क्या हो गया, दो इसके यानी m1, एक m1 है और एक क्या m2 है, और ये इसका मान क्या है u1 डैश है और दूसरे का क्या है u2 डैश। ठीक है ना, ये टक्कर से पूर्व संवेग थे। और टक्कर के पश्चात क्या होंगे, तो टक्कर के पश्चात ये जो होगा v1 डैश होगा और ये क्या हो जाएगा v2 डैश हो जाएगा। ठीक है ना, टक्कर के पश्चात ये वेग है वो हो जाएंगे। तो हमने कहा कि टक्कर से पूर्व कुल संवेग, तो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में हमेशा जो कुल संवेग होता है वो क्या होता है, टक्कर से पूर्व 0 होता है। और कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि दोनों किसकी तरफ गति करेंगे, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र की तरफ गति करते हैं। तो ये मान हो गया। इसके बाद में जो संवेग संरक्षण का नियम हमने लगाया, तो संवेग संरक्षण के नियम से टक्कर से पूर्व जितना संवेग होगा उतना का उतना क्या होगा, बाद में होगा। तो बाद में भी ये मान है वो रख दिया। ठीक है, दूसरा क्या आता है, गतिज ऊर्जा का संरक्षण। प्रत्यास्थ टक्कर हम पढ़ रहे हैं इसकी, तो गतिज ऊर्जा संरक्षण यानी 1/2 m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब u1 डैश u2 डैश v1 डैश v2 डैश 4 मान अपने पास है, इनमें से 2 को हटा देते हैं। किस किस को हटाएं, एक काम करते हैं, पहले u2 डैश और v2 डैश का मान है वो इन दोनों समीकरणों से कहाँ रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, 1/2 m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2। अब देखो u2 डैश क्या होगा, m अगर इसको आप उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, और इधर मान कितना हो जाएगा
m2 का भाग लगा देते हैं इसमें, तो m1 बाई m2 इंटू u1 डैश, ये मान हो जाएगा। तो कर दीजिए सॉल्व इसको, m1 बाई m2 u1 डैश माइनस का है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 1/2 m2। देखो इधर किसका आएगा, v2 डैश का स्क्वायर, तो v2 डैश क्या हो जाएगा जैसे उसमें किया था, बराबर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव आ जाएगा और इसका भाग लगा दिया हमने यहाँ पर m2, तो ये मान भी क्या आ गया m1 बाई m2 इंटू v1 डैश, नेगेटिव साइन है का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या मान रहेगा 1/2 m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2, अब देखिए माइनस का साइन प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, तो m2 तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, एक m2 यहाँ पर रह जाएगा, ऊपर क्या रह गया m1 स्क्वायर बाई m2 इंटू u1 डैश का स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 1/2 m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m1 स्क्वायर बाई m2 इंटू v1 डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम, क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से u1 डैश कॉमन आ रहा है और इसमें से भी क्या आ रहा है v1 डैश, चलो और भी आ रहा है क्या कुछ 1/2 m1, या u1 डैश का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ मैं इसमें, देखो 1/2 u1 डैश का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बचा m1 प्लस m1 भी कॉमन ले लूँ क्या, m1 भी कॉमन ले लेता हूँ, 1/2 m1 u1 डैश का स्क्वायर, तो यहाँ तो क्या बच गया 1/2 m1 u1 डैश का स्क्वायर, तो यहाँ क्या बच गया m1 बाई m2 इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा 1/2 m1 v1 डैश का स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया तो बच गया क्या यहाँ पर, पहले में 1 प्लस इसमें क्या आ जाएगा m1 बाई m2, 1 प्लस m1 बाई m2, 1 प्लस m1 बाई m2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, 1/2 m1 1/2 m1 कैंसिल, इधर बचेगा u1 डैश का स्क्वायर और इधर क्या बचेगा v1 डैश का स्क्वायर, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, u1 डैश का स्क्वायर मॉड्यूलस लिख सकते हैं बराबर, या u1 डैश यू कह दो, साधारण कह दो, तो इधर क्या है v1 डैश का स्क्वायर, या हम क्या कह सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ u1 डैश इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ v1 डैश। ठीक है, यानी इनका परिमाण क्या होगा, समान होगा, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि टक्कर से पूर्व जो इनका संवेग है, जो वेग है और वो टक्कर के पश्चात वेग है, दोनों क्या रहेंगे आपके समान रहेंगे, लेकिन परिमाण जो दिशा है वो क्या रहेगी, परिवर्तित है वो रहती है। ठीक है ना, तो वही हमने यहाँ से कह दिया इसके लिए कि इनके अंदर, इन कणों के अंदर टक्कर से पूर्व इनका जो वेग है वो क्या है, समान है। जैसे ये हमने ज्ञात किया, इसी प्रकार से क्या आ जाएगा आपका दूसरा, क्योंकि इसमें u2 का मान रखा है, ऐसे u1 का मान रखेंगे तो m2 बाई m1, तो उससे भी क्या आ जाएगा आपका u2 डैश इज इक्वल टू v2 डैश। ठीक है ना, जैसे ये आया है ठीक ऐसे ये आ जाएगा, सारी प्रोसेस यही रहेगी, बस उसमें क्या करना है u2 की जगह u1 का मान है वो रख देंगे और इधर v1 का मान है वो पुटअप कर देंगे, तो मान पुटअप करते ही आपके जो आंसर्स है वो सारे आ जाएंगे। ठीक है ना, ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी।
तो हम परिणामी रूप से क्या कह सकते हैं द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के लिए कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र जो होता है इसमें टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात कणों का वेग है वो क्या रहता है, समान रहता है। क्लियर। तो ये सारा हमने किसके बारे में कहा, समान रहता है लेकिन दिशा क्या होगी, बदल जाएगी। ओके, तो ये हमने किसके लिए कहा है, आपके द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के लिए द्विविमीय टक्कर के बारे में हमने यही बताया आपको। ये सारा हमने किसके लिए पढ़ा है, एक विमीय घटना के लिए। लेकिन एक विमीय हो, द्विविमीय होगा तो क्या होगा, तो द्विविमीय घटना के लिए हम किस प्रकार से पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे हम अब। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो इसको आप देखेंगे, एक बार बाई हैंड सॉल्व करेंगे तो आराम से हो जाएगा। कोई अलग से मैंने कुछ रखा नहीं है, बस शुरुआत की इक्वेशन ध्यान में रखनी है, बाकी गतिज ऊर्जा आपको आती है, मान रखेंगे तो ये आंसर है वो आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं इससे आगे। अब हम पढ़ेंगे कणों की द्विविमीय टक्कर के बारे में। द्विविमीय टक्कर, तो द्विविमीय टक्कर में क्या होगा, किस प्रकार से अपने को देखना है इसमें। तो दो पिंडों की वह टक्कर जो किसी रेखा में न होकर किसी तल में होती है तो वो क्या कहलाती है, द्विविमीय टक्कर। और टक्कर के बाद कण है प्रारंभिक दिशा से जितना कोण बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिकीर्णन कोण। चलो देखते हैं। एक ही कण है हमारे पास में जिसका द्रव्यमान क्या है, m1, किस वेग से गति करता है, u1 वेग से गति करता है, और दूसरे कण से टक्कर करता है m2। m2 हो सकता है स्थिर हो सकता है गतिशील हो। टक्कर के बाद में क्या होगा, टक्कर के बाद में एक कण है वो इधर गति करेगा और दूसरा कण है वो इधर गति करेगा, m1 u1 और m1 v1 है ना, m1 v1, और ये किसका मान होगा, m2 v2 सदिश। ठीक है, तो m1 u1 और ये m2 अगर स्थिर माने तो u2 क्या हो जाएगा, 0। ज़्यादातर कंडीशंस में इसको स्थिर मानकर ही काम करते हैं ताकि जो अपनी कैलकुलेशन है वो आसान हो। और यहाँ से प्रारंभिक से ये कोण बनाएंगे, थीटा हम इसके द्वारा डिनोट करेंगे, और ये किसको व्यक्त करता है, आपके प्रकीर्णन कोण को व्यक्त करता है। अलग अलग हो सकता है तो θ1 और θ2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर दो अननोन टर्म है, यानी इक्वेशन कितनी है अपने पास में इक्वेशन दो बनेगी, एक संवेग संरक्षण की बनती है और एक इसकी गतिज ऊर्जा संरक्षण की, यानी दो इक्वेशन बनती है। अननोन टर्म कितने आ गए, तो यहाँ अननोन टर्म आपके v1 और v2 दो तो वेग आ गए, टक्कर के बाद के वेग, और θ1 और θ2 दो कोण, यानी 4 अननोन आ गए। इसलिए इसके अंदर कौन से निर्देश तंत्र में, आपके प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में यह जो टक्कर है ये वैलिड नहीं होती, इससे अपने को मान नहीं मिलता है क्योंकि 4 अननोन टर्म है और 2 इक्वेशन है। ठीक है ना, हमें कंडीशन क्या होती है कि जितने अननोन टर्म होते हैं उतने ही इक्वेशन हो तब जाकर उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी v1 v2 को तक तो सॉल्व कर सकते हैं लेकिन थीटा का मान इसमें सॉल्व नहीं हो सकता है, इसलिए ये वाली वैलिड नहीं होगी। तो इसलिए हम जो प्रयोगशाला निर्देश तंत्र है उसके अंदर ये जो टक्कर है उसका अध्ययन नहीं करने वाले हैं। ठीक है ना, क्यों नहीं करने वाले ये मैंने आपको बता दिया है। तो किस में अध्ययन करेंगे, फिर हम करेंगे द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में टक्कर। तो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र की क्या स्थिति होगी, तो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व, तो टक्कर से पूर्व ये है m1 m2, और यहाँ पर ये क्या है, सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है तो किस प्रकार से गति होगी,
तो इसको हम कह सकते हैं m1 u1 डैश और m2 u2 डैश। तो देखो टक्कर से पूर्व तो इनकी क्या कैसी है, किधर की ओर गति है, सेंटर ऑफ मास की तरफ गति है, ठीक है ना। टक्कर के पश्चात तो हम कहते हैं कि जब ये टक्कर हो जाएगी तो टक्कर के पश्चात ये कण इस प्रकार से गति करेंगे, एक इधर और एक इधर, यानी ये और ये वाला कण। तो ये m1 और v1 डैश और m2 और v2 डैश, ठीक है। इनका जो एंगल रहेगा वो क्या होगा, परस्पर विपरीत, यानी एक दूसरे से विपरीत दिशा में ये गति है वो करते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम इसमें क्या कंसीडर करने वाले हैं, ये द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में हम इसका मान है वो ज्ञात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जब आप इसमें ज्ञात करेंगे मान, तो इसके लिए तो हमने पहले द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के लिए ये वाला तो कंडीशन प्रूव किया है, ठीक है ना। वो की वही कंडीशन आगे आएगी इसमें, सॉरी, कौन सी कंडीशन आएगी, u1 डैश बराबर v1 डैश और u2 डैश बराबर v2 डैश। ये तो आपकी बेसिक कंडीशन है, वो लागू ही रहेगी इसमें। यानी हम ये बार बार कहेंगे कि देखो टक्कर से पूर्व जो कणों का वेग है वो टक्कर के पश्चात कणों के वेग के समान प्राप्त होगा। ये टक्कर के पूर्व वेग है और ये टक्कर के पश्चात वेग है, तो हम कहेंगे कि इसके समान प्राप्त होगा, लेकिन दिशा क्या रहेगी, विपरीत रहेगी, ठीक है ना। तो ये तो आपका किस में होगा, आपका इस कंडीशन के लिए हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास कंडीशन में, ठीक है। तो ये वाली दोनों तो बेसिक आपकी कंडीशन है वो लागू रहेगी। अब बच गया क्या इसमें, प्रकीर्णन कोण का मान, ठीक है। तो वो हम इसमें ज्ञात करने वाले हैं। तो दोनों के लिए ज्ञात करेंगे और वो हम ज्ञात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि ये कंप्लीट हो सके। तो इतना आप पढ़ेंगे, आपको जो साधारण आपको बताया है आज क्या क्या आपको अध्ययन करना है। तो इसमें आपको अध्ययन जो करना है, प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर बेसिक क्या सिद्धांत होता है। तो प्रत्यास्थ के अंदर संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों का संरक्षण है, अप्रत्यास्थ में केवल संवेग का संरक्षण है, ठीक है। और उसके बाद में द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में टक्कर, वो आज की क्लास में हमने नया टॉपिक है वो पढ़, ठीक है। तो ये सारा अध्ययन करेंगे। बाकी ये जो प्रकीर्णन कोण वाला मैटर है ये हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।